वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम सर्वेश कुमार। स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग रियल नंबर के बारे में देखे थे। रियल नंबर क्या होता है या रियल नंबर कौन कौन से नंबर होती हैं। उसके बाद फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखे थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। देन उसके बाद आज सेकेंड पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी प्रश्नावली में क्वेश्चन होगा सबको सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो उसी की सहायता से हम लोग इसको एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, स्टार्ट करें। 135 और 225 दिया है, अर्थात 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 135 और 225 दिया है इसमें सबसे छोटा है जो बड़ा डिजिट है वो कौन सा है। देखिए जो 135 है स्टूडेंट, 135 छोटा है किससे, 225 से। अब क्या करेंगे कि जो छोटा संख्या 135 उससे डिवाइड करेंगे इससे 225 को, 225 को डिवाइड करेंगे। देखिए 135 से 225 को जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 1 टर्म हो जाएगा एक बार में 135, 0 यहाँ कितना आएगा 9 और यहाँ 0। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने किया कि जो भी मेरे पास 135 और 225 डिजिट या संख्या दिया था उसको हम फर्स्ट स्टेप में लिखे कि 135 को जब 135 से 225 को जब हमने डिवाइड किया तो ये प्रोसेस है। तो इसको हम जब यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो इसको थ्योरम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। देखिए ये जो हम आपको फार्मूला बताए थे यहाँ लिख लीजिए, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a हमारा क्या होगा, a हमारा भाज्य होगा अर्थात डिविडेंड होगा, b हमारा डिवीजर अर्थात भाजक होगा, q हमारा क्वोशिएंट अर्थात भागफल और r हमारा रिमाइंडर अर्थात शेषफल होगा। अब हम क्या करेंगे इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य हमारा 225 है, आप जानते हैं। तो इस 225 को लिखेंगे 225 इक्वल टू, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो b क्या है हमारा भाज्य है, भाजक है, और भाजक क्या है 135 इनटू में इसका भागफल 1 प्लस शेषफल 90। ये फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे कि अब इसके फर्स्ट स्टेप से हम फिर जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम क्या बना लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं भाजक अर्थात डिवीजर, और जो फर्स्ट में हमारा क्या था डिवीजर था उसको बना लेते हैं डिविडेंड अर्थात भाज्य। अब यहाँ 135 लिखे, फिर देखें एक बार में जाएगा क्या 90, क्योंकि दो बार में 180 हो जाएगा और 180 35 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 और यहाँ 4। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप को लिखिए 135 इक्वल में हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक है 90 इनटू में 1 प्लस शेषफल। ये अब देखिए
कि जो हमारे पास ये रिमाइंडर है स्टूडेंट्स, अब इसको हमने अगले स्टेप के लिए बना लिया क्या, अगले स्टेप के लिए हमने बना लिया भाजक अर्थात डिवीजर, और जो हमारा डिवीजर था उसको बना लिया डिविडेंड। 90 45 गुना 90, यहाँ से 0 0, अर्थात जो मेरा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। अब ये प्रोसेस देखिए यहाँ लास्ट हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर था स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, 0 हो गया, और हम आपको बताए थे कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए वहीं पर उसका लास्ट स्टेप होता है। तो हम यहाँ से देखें क्या, जो हमारा यूक्लिड जो लेमा था, जो थ्योरम था, एल्गोरिथम था, ये प्रोसेस बना। अब यहाँ से जो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ वो कौन क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा होता है जो लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, जो हमारा क्या होता है, जो डिवीजर होता है, लास्ट स्टेप का जो डिवीजर अर्थात जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ की वैल्यू होती है, अर्थात 45। ये 45 हमारा एचसीएफ हुआ, आंसर हुआ। आप समझ गए होंगे कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह फाइंड करते हैं क्या, उसका एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको हम बताए थे कि जो लास्ट में जो हमारा डिवीजर होता है, जो भाजक होता है, वही क्या होता है, देखिए ये लास्ट स्टेप में है डिवीजर, यही हमारा एचसीएफ का क्या होगा, वैल्यू होगा। तो यहाँ से देखिए लास्ट स्टेप हमारा थर्ड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड और ये थर्ड स्टेप है। तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप में जो डिवीजर था 45, यही 45 अर्थात 45 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ इक्वल टू 45। ओके, इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, और इसमें बोल रहा है कि 196 और 38220। अब 196 38220 का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप फिर उसी तरह से करेंगे, लिखेंगे कि 196 जो है छोटा है किससे, 38,220 से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 196 से डिवाइड करेंगे 38220। अब देखिए 196 से 38,220 को जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। सबसे पहली बार 196 से इन तीन चीजों को डिवाइड करिए, एक बार में डिवाइड करिए 196, यहाँ से कितना आया 6, यहाँ से कितना आएगा, तो ये देखिए 12 हो गया था 12, 12 से 6 माइनस हुआ 6, ये हुआ 17, और 17 से जब 9 को माइनस करेंगे तो वो आएगा 8, और यहाँ से 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि फर्स्ट स्टेप में जो भी किए थे डिवाइड, सिंपल डिवाइड जो मेथड होता है डिवाइड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व किए। अब इसको फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, जो हमारे पास एक फार्मूला होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ से हम जब लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो मेरा रहेगा वो रहेगा, यहाँ से देखिए ये क्या है, हमारा भाज्य है, a की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे 38,220 इक्वल में भाजक 196 इंटू में 1 प्लस शेषफल जो होगा 186। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि जो मेरे पास फर्स्ट स्टेप था स्टूडेंट्स 38,220 को जब हम एल्गोरिथम से जो हमारा यूक्लिड लेमा है या इसका प्रमेय है उसके अनुसार जब हम देखें तो 38,220 को लिखेंगे 196 इंटू 1
और प्लस में 186। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा, अब हम इसको बना लेंगे डिवीजर, और यहाँ से हम जो हमारे पास 1 मिनट अभी ऊपर डिजिट है, तो यहाँ से एक डिजिट को ले लीजिए। एक डिजिट क्या आएगा 2 है, 2 ले लीजिए। अब देखिए 196 अभी डिजिट बाकी है, तो हम पुनः इसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब पुनः उसी से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो मेरे पास संख्या आएगी वो आएगी, देखिए ये कितना है 1862 है, और ये कितना है 196। अगर इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1960, जो कि 1862 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम करेंगे 9 से, और 9 से जब गुणा करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 1764। 1764 इसको यहाँ लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप जो था मेरे पास 38,220 इक्वल लिखेंगे 196 इंटू में 1 प्लस 186 था फर्स्ट स्टेप के लिए। जो मेरे पास सेकेंड स्टेप होगा, नेक्स्ट देखिए क्या होगा। जो मेरे पास सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट ये है। अब यहाँ से माइनस करिए आप, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब खुद आप देख सकते हैं कि यहाँ से माइनस करिए तो ये आएगा 8, और ये भी शायद 8 आएगा। देखिए माइनस करिए इसको, ये हो जाएगा 5, यहाँ से एक 1 इससे कर लीजिए तो ये हो जाएगा 15, और 15 को जब आप माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा कितना 9, ये हो जाएगा 7, 7 से गया 0, ये भी 0, अर्थात 9 8 आया। यहाँ से ऊपर अभी डिजिट है 0, 0 वहाँ से ले लीजिए। अभी भी 980 इससे क्या है, ज्यादा है, तो आप एक टर्म में एक बार में और जाएगा स्टूडेंट्स। और 196 से जब आप 5 को डिवाइड करेंगे, अर्थात 5 को जब 5 से गुणा करेंगे, ये आ गया आपका 980, ये हो गया 0 0 0, अर्थात हमारा लास्ट स्टेप हो गया 0। अब देखिए हम क्या लिखेंगे। जो मेरे पास स्टूडेंट्स एक स्टेप में ही ये सॉल्व हो गया, तो अब हम इसको सेकेंड स्टेप नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप में ही, अर्थात यही लास्ट स्टेप है, इस लास्ट स्टेप में ही हम क्या करेंगे, इसका जो भाजक होगा वही क्या होगा, डिवीजर, वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिखिए इसका जो भाजक होगा 196, अर्थात जो इसका एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स कितना होगा 196। अर्थात जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था, इसका जो हमारा आंसर आया एचसीएफ इक्वल टू 196, अर्थात 196। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए हम स्टेप बाय स्टेप किए, क्योंकि यहाँ से जो हमारी रिमाइंडर था इससे छोटी हो गई थी स्टूडेंट। जब छोटी हो गई थी तब हम स्टेप वाला प्रोसेस लगाते हैं। अगर देख इससे जो यहाँ रिमाइंडर बचता था, ये सब रिमाइंडर क्या हो जाती थी, इससे ज्यादा ही होती थी, तो हम एक एक रिमाइंडर को ऊपर से लेकर के जो डिजिट बचता था रिमाइंडर में जोड़ करके और यहाँ से डिवाइड करते चले गए। तो इसी जो ये भाजक है, इसी भाजक से पूरा का पूरा डिजिट तो जो है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन में इसका एक फर्स्ट पार्ट बना 38,220 को हम लिख सकते हैं 196 इंटू 1 प्लस 186। अब जब फर्स्ट स्टेप यही लास्ट स्टेप है, तो इसका जो भाजक होगा वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, और इसका एचसीएफ होगा 196, देन इसका ये आंसर होगा। स्टूडेंट्स मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है 867 और 225। 867 और 225 को आपको एचसीएफ फाइंड करना है, और ये आप खुद से करिएगा, खुद से कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, आपको 868 और 225 में ये देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा। जो छोटा रहेगा उससे आपको डिवाइड करना है। यहाँ से हम एक लाइन आपको लिख दे रहे हैं कि जो 225 है स्टूडेंट्स वो क्या है, छोटा है 867 से, तो आपको 225 से डिवाइड करना है 867 को। स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करिएगा, जो भी आएगा आप यूक्लिड जो
प्रमेय है, यूक्लिड जो आपका विभाजन प्रमेय है, इसके अनुसार आप प्रोसेस लिखिएगा। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आएगा इसमें, उसका जो भाजक होगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ भाजक था ये, यहाँ भाजक था ये, तो लास्ट स्टेप में इसमें जो भाजक आएगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये खुद से करिएगा स्टूडेंट। अब इसके हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन देखें। तो स्टूडेंट्स, जो सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, ये है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। दिया है जहां q कोई पूर्णांक है, अर्थात कि हमारा जो q होगा कोई पूर्णांक संख्या है, और आपको शो करना है कि जो जितने भी ये इंटीजर नंबर है, अर्थात जो पॉजिटिव और इंटीजर नंबर है, इसके रूप में होता है। तो देखिए शो करें, इसका जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लेट करिए कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहली बात कि आखिर हम ये ए मानते क्यों हैं। देखिए, इसको शो करने के लिए या प्रूव करने के लिए हमको जो अभी यूक्लिड का जो एल्गोरिथम जो थ्योरम था या जो हमारा लेमा था, जो क्या होता है आप जानते हैं, ये होता है a = bq+r, और ये जितने भी नंबर दी हुई है ये सभी इस रूप में है। देखिए bq+r, यानी यहाँ b की वैल्यू 6 है, q+r की वैल्यू 1 है, यहाँ r की वैल्यू 3 है, यहाँ r की वैल्यू 5 है। यही आपको शो कराना है कि जितने भी हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं, अर्थात कि पॉजिटिव जो और इंटीजर नंबर होती है वो इसके रूप में होती है। तो देखिए हमने जो फार्मूला लिखा a = bq+r, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमने कहा कि लेट करिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम a को धनात्मक पूर्णांक माने। उसके बाद देखिए जो b होगा, जो b की वैल्यू होगी वो यहाँ से हम ले लेंगे, जो b की वैल्यू है 6, अर्थात ये देखिए इससे अगर तुलना करेंगे तो b की वैल्यू कितना होगी, 6 होगा, तो हम कहें कि यहाँ b की वैल्यू रख लिए, b का मान 6। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्या होता है, a = bq+r। ओके, अब यहाँ देखिए कि जो r की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, r की वैल्यू, अच्छा रिमाइंडर होता क्या है, रिमाइंडर किसी भी संख्या में, जैसे हमने कहा कि भाग दीजिए, तो आपने कहा कि 3 को भाग दीजिए 16 से, तो 3 × 5 = 15, 1। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर देखिए हर समय जो रिमाइंडर होगा 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो फिर रिमाइंडर 0 का मतलब 0, अर्थात कोई भी रिमाइंडर संख्या नहीं है। दूसरी बात कि जो रिमाइंडर की मान होगी, जो हमारा भाजक होगा उससे सदैव क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से भाजक की मान से अगर ये रिमाइंडर ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा।
रिमाइंडर हमारा शेषफल हमारा लास्ट में बचता है जो कि वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। तो हम लिखे यहाँ की जो r की वैल्यू होती हो वो हम लिखे ऐसे 0 से बड़ा, r बराबर 0 से बड़ा और b से क्या होता है, इसे यहाँ r लिख दीजिए। शेषफल जो शेषफल होता है 0 से बड़ा होता है और हमारा जो ये a यहाँ से देखिए a की वैल्यू b की वैल्यू होती है b की वैल्यू होती है भाजक। तो हमने कहा कि जो भाजक होगा ना b से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप देखा कि अगर 0 हो नहीं सकती, क्योंकि 0 हो जाएगा तो शेषफल 0 का मतलब 0, और अगर इससे ज्यादा हो जाएगा शेषफल तो ये फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा। इसलिए जो आपका रिमाइंडर बचता है वो हर समय जो b की वैल्यू होती है, जो भाजक होती है b की वैल्यू से r का जो वैल्यू होता है कम होता है, जबकि 0 से क्या होता है r बड़ा होता है। ये कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, तो देखिए यहाँ से अगर हम r बराबर लिख सकते हैं कि मेरा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, ये इतनी संख्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए b की वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर b का मान 6 है तो हमने क्या कहा कि जो r का मान होगा b से छोटा होगा, तो 6 से छोटा 5 और 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा 1, तो 1, 2, 3, 4, 5 इतनी संख्याएं होंगी r की मान। अब देखिए जब हम r बराबर 1 रखें, r बराबर 1 रखें, r बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए a की वैल्यू तो हमने a माना है, तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू में q, तो q तो हमारा q ही है। उसके बाद r हमने 1 रखा, ये क्या बना, तो ये बना a इक्वल टू 6q प्लस 1। अच्छा हमने q जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने भागफल को हमने कुछ नहीं माना। क्यों? क्योंकि भागफल हमारा इसी के रूप में दिया है, q के रूप में दिया है। आप लिख भी सकते हैं कि जो हमारा भागफल था, भागफल क्या होगा, भागफल हमारा q है, तो लिखने की जरूरत नहीं, इसके रूप में आपको शो कराना है, इसलिए यहाँ q की वैल्यू q ही हो जाएगी। जब हम a की वैल्यू r की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू b की वैल्यू 6 इंटू q प्लस 2, ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 2। उसके बाद जब हम r की वैल्यू 3 रखेंगे ये होगा a इक्वल टू 6 इंटू q प्लस 3, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3। देन इसके बाद हम r की वैल्यू 4 रख कर देखें, तो a इक्वल टू 6 इंटू q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 4। लास्ट है हमारा r की वैल्यू 5, तो r की वैल्यू 5 रखिए, a इक्वल टू 6 इंटू q प्लस 5, तो ये बना a इक्वल टू 6q प्लस 5। देखिए हमने क्या देखा कि जो हम देखिए ये r की वैल्यू है ना, r की वैल्यू पुट करने पर इसमें अलग अलग वैल्यू फाइंड हो रही है। देखिए जैसे ये जो आया 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 कैसी है, ये विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 1 ये क्या है, विषम पूर्णांक है। उसके बाद 6q प्लस 2 ये क्या है, सम पूर्णांक है। सिक्स क्यू प्लस 3 ये भी विषम पूर्णांक है। और ये 6q प्लस 4 ये सम पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट में a इक्वल टू 6q प्लस 5 ये भी विषम पूर्णांक है।
तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक जो होती है ये 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होगा। अगर यही पूछ देता कि धनात्मक सम पूर्णांक शो करिए तो देखिए यहाँ धनात्मक सम पूर्णांक भी है 6q+2, 6q+4, देन उसके बाद कोई और डिजिट होता तो 6q+6 आता। तो हम यहाँ से देखें कि जो हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक होती है स्टूडेंट्स वो इस रूप में होगा, अर्थात इसके रूप में होता है ये। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+2 और 6q+3 विषम पूछा 6q+5 इसके रूप में क्या होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होगा। 6q5 के रूप में होगा। आई होप ये जितनी भी सॉल्यूशन था आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होती है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो हमने माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b 6 है, क्योंकि b हम यहाँ से लिए और ये 6 देखिए bq+r के रूप में था, इसलिए हम 6 यहाँ से b की वैल्यू लिख लिए। देन r की वैल्यू हमने देखा कि जो r की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, तो 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, इसलिए r की जो मान हुआ 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ से r की मान हुआ। अब इस प्रोसेस में जो भी था हमारा ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन के अनुसार, मतलब ये जो फार्मूला था मेरे पास स्टूडेंट्स a = bq+r, ये जो था ये a = bq+r जो था इसमें हम r की मान रखते गए और यहाँ से हम शो कराते चले गए कि जो हमारा 6q1 रखे तो विषम पूर्णांक आया, r की मान 2 रखे सम पूर्णांक आया, r की मान 3 रखे विषम आया, r की मान 4 रखे सम आया और r का मान 5 रखे तो विषम आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में होगा। देन इसके बाद स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन में क्या है तो आइए देखें, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखें। जो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है वो है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिस पर वे मार्च कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ तक देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली
एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 डिजिट दिया हुआ है आपको 616 और 32। उसके बाद दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो दिया है अधिकतम, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू पूछा है। हाईएस्ट वैल्यू अर्थात अधिकतम संख्या क्या है? अगर यहाँ पर अधिकतम पूछा है हाईएस्ट वैल्यू, तो आप जानते हैं हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है। तो एचसीएफ के अकॉर्डिंग हाईएस्ट वैल्यू निकाला जाता है। तो जो हमारा अधिकतम मान होगा वो हमारा एचसीएफ से निकलेगा, और एचसीएफ निकलेगा कि तो ये देखिए एचसीएफ निकलेगा 616 का और 32, यानी कि हमारे पास जो डिजिट है 32 और 616 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटी कौन सी संख्या है, बड़ी कौन है। तो ये देखिए जो हमारा 32 है ये क्या है, 616 से छोटी है, अर्थात कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 32 से 616 को डिवाइड करिए। देखिए 32 दूना 64, ये है 61, अर्थात एक बार में 32, यहाँ कितना है 9, और यहाँ 2, यहाँ 6, 296। उसके बाद फिर 9 बार में ले जाइए, तो 9 दूनी 18, 28, 288। यहाँ आ गया आपका 8, इधर सब हो गया 0। देखिए अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय था, देखिए जो एचसीएफ हम निकालेंगे वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से शो करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से शो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 616 को लिखेंगे 616 इक्वल 32 इंटू में 19 प्लस 8। 32 को लिखेंगे 19, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर 8 है, चलिए यहाँ से 32। देखिए यहाँ 8 था, रिमाइंडर था, एचसीएफ निकालना था, सॉरी ध्यान नहीं दिए उसको। अगर यहाँ से 32 है तो यहाँ से एक बार और इसको कैंसिल करिए, 4 बार में 32 तब तक करते हैं जब तक कि कितना 0 ना आ जाए। समझ रहे हैं? तब तक बाहर करते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। तो देखिए फर्स्ट में हम लिखे कि 616 को 32 इंटू 19 प्लस 8। अब सेकेंड में लिखेंगे 32 इक्वल 8 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ देखिए शेषफल 0 आ गया, यानी कि हमारा क्या है, अंतिम चरण, लास्ट स्टेप है ये। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरा एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा बताइए, एचसीएफ जो होगा वो होगा 8, क्योंकि एचसीएफ वही संख्या होती है जो लास्ट में किसका काम करती है, लास्ट में हमारा भाजक का काम करती है, डिवीजर का काम करती है। तो ये देखिए यहाँ पर भाजक का डिवीजर का काम कर रहा है 8, और ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो उन अधिकतम संख्या क्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आंसर है हमारे पास कि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 8 होगी, जिनके पीछे सेना की टुकड़ी क्या करेगी, मार्च करेगी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
चलिए मेरे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो क्वेश्चन 4 था मेरा, कह रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अर्थात जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर है वो शो करना है कि इस रूप में होता है 3m या 3m+1। तो चलिए सबसे पहले देखें जो हमारा यूक्लिड विभाजन थ्योरम है क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात यूक्लिड डिवीजन जो लेमा था ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बताए थे। वो बताए थे कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब यहां से हम देखें तो हम लेट कर लें कि माना a इक्वल मतलब एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है अर्थात a इक्वल पॉजिटिव इंटीजर नंबर, a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। जो b होगा स्टूडेंट्स, b क्या होता है तो आप जानते हैं b इस रूप में होता है जो b क्यू होता है। तो यहाँ से हम b लेट करते हैं क्या 3, तो यहाँ से b हो गया 3। अब स्टूडेंट्स r की वैल्यू क्या होगी तो जानते हैं कि जो r की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा r होती है, जो कि b से क्या होती है b से छोटी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो r होगा स्टूडेंट्स वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा कभी नहीं होगा। और ये b से छोटा होता है तो यहाँ से हम r बराबर लेट कर सकते हैं कितना, मान लीजिए 0 बराबर 1 0, उसके बाद 1 2, क्योंकि यहाँ से b की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये कितना है 3 है। यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं कि 0 r 3 ये हमारा r है। अब यहाँ देखिए 3 से छोटा 0 के बराबर 0 से बड़ा 0 1 2। ओके, अब देखिए यहाँ से एक एक स्टेप में हम r की वैल्यू पुट करें और देखिए क्या मिलता है। सबसे फर्स्ट में देखें तो r बराबर 0 रखने पर देखिए a इक्वल b की वैल्यू रखिए, देखिए इस स्टेप में रखना है तो a बराबर तो a हुआ, b का वैल्यू 3 रखिए, इनटू में q है तो q प्लस r की वैल्यू 0। यहाँ से हमको मिला a इक्वल 3q, 0 ऐड करेंगे 0 का कोई वैल्यू नहीं इसलिए 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं कि a इक्वल 3q दोनों तरफ स्क्वायर करने पर अर्थात बोथ साइड स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अर्थात स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक होगा a स्क्वायर, उसके बाद ये होगा मेरे पास 3q स्क्वायर, एक का जब स्क्वायर करेंगे ये होगा मेरे पास a स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास
ए स्क्वायर है, ये क्या है? आप क्या समझ सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है ये क्या है? ये ए स्क्वायर जो है वर्ग है किसका? ध्यान से देखिए, जो मेरे पास ए की वैल्यू हम माने थे, ए की वैल्यू जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर माने थे उसका क्या है? उसका ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जो 3 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट ना, यहाँ से मान लीजिए एक स्टेप लीजिए, ये ए स्क्वायर, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर होगा। ओके, अब ये देखिए ए जो ए हम लेट किए थे उसका वर्ग है, यही बोला था कि वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो इसका वर्ग जो होगा देखिए ए स्क्वायर बराबर लिखिए ए स्क्वायर इक्वल 9 को लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर इक्वल 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ 3 और 3 क्यू स्क्वायर को मान लीजिए k1। अब ये k1 क्या है अभी आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ से हमने 3 क्यू स्क्वायर को k1 मान लिया, और ये 3 जो कॉमन लेते हैं 3 सेम है यहाँ पर, अर्थात ए स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं 3k1 फर्स्ट। अभी k1 क्या है कंफ्यूज नहीं होगा, परेशान नहीं है, क्योंकि अभी हम k1 बताएंगे, k1 क्या है आपको समझाएंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर हम फर्स्ट सेकेंड में r की वैल्यू 1 रखें, r की वैल्यू 1 रखने पर क्या होगा, देखिए ये a इक्वल b की वैल्यू 3 इंटू q की वैल्यू q प्लस r की वैल्यू 1, ये हुआ a इक्वल 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर अर्थात स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर इक्वल, ये दोनों तरफ होगा तो ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको ओपन करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल, देखिए ये डायरेक्ट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर होगा देखिए तो a क्या है 3q है, b क्या है 1 है, जब 3q का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 9q स्क्वायर। ओके, जब 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर है। चलिए यहाँ से स्टेप हम आपको कर दे रहे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 1 प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 3q इंटू 1, 3q। यहाँ सब देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 2 मतलब 6, अर्थात जब 3 का इंटू 2 से होगा तो 6 और q है तो q। ओके, अब ये देखिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 6q, और यहाँ से प्लस 1 हम लास्ट में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जो हमको प्रूफ करना है 3m प्लस 1 को प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर लिखे, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन हो सकता है या 3q कॉमन हो सकता है, तो देखिए केवल 3 कॉमन लिखिए, तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर
इनको यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स हम क्या मान लिए, K2 मान लिए। यहाँ पर हम K1 माने थे, यहाँ पर हम K2 मानेंगे और इसको लिख देंगे a स्क्वायर इक्वल 3 और यहाँ से K2 है तो 3K2 ये प्लस 1 ये सेकेंड आया। अब यहाँ K2 क्या है ये भी आपको हम अभी समझाएंगे। ओके यहाँ तक देखिए हम r की वैल्यू 2 स्टेप में भी रखे, r की वैल्यू 0 रखे तो मेरा आया क्या a स्क्वायर इक्वल टू 3k। अगर r की वैल्यू 1 रखें तो a स्क्वायर इक्वल टू 3k2 प्लस 1। इसको नोट करिए कि r की वैल्यू अभी हम 2 रखेंगे, फिर देखें क्या आता है। इधर नोट करिए। चलिए हम ऊपर से क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए अगर हम r की वैल्यू 3 रखेंगे, सॉरी 2, r की वैल्यू 2 रखने पर r की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि जब r की वैल्यू हम क्या रखें 2 रखें तो देखिए क्या होगा a इक्वल b की वैल्यू 3 q की q और 2 के जो r की जगह 2 रखिए, ये मेरा मिल गया a इक्वल 3q प्लस 2 स्टूडेंट्स। अब दोनों तरफ क्या करिए तो दोनों तरफ वर्ग करने पर आप जानते हैं कि जब हम बहुत साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए ये होगा a स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ से 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर आपको हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में ओपन करेंगे और फार्मूला यही होता है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ से हम करेंगे इसका a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा 3q का स्क्वायर स्टूडेंट्स, और 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 9q स्क्वायर। ओके यहाँ से आप समझ जाएंगे कि 3q के स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर किए थे 9q स्क्वायर आया था, सेम ये चीज है, प्लस यहाँ से b स्क्वायर और b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस यहाँ पर 2ab, 2a की जगह 3q और b की जगह 2 रखिए। ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखिए कि a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 गुनी 6 गुनी 12q। ओके अब यहां से देखिए क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिख लीजिए 12q। अब स्टूडेंट्स हम 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये डिपेंड करता है आपके प्रूफ करने पर। प्रूफ क्या करना है, देखिए हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 3m या 3m प्लस 1 का जो रूट होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो यहाँ से हम 4 देखिए 4 को 2 पार्टों में लिखेंगे, 2 पार्ट्स में तोड़ने का मतलब कि हम ये करेंगे कि 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। बताइए 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 2 पार्ट में कर दिए 4 को, क्योंकि ये हमारा 3m प्लस 1 का रूप बन सके। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये कहें कि इन सब में इतने में आपका क्या कॉमन हो सकता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 1 को बाहर कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन हो सकता है, तो आप बोलेंगे 3। तो देखिए a स्क्वायर
यहाँ से देखिए ए स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर प्लस ये हो गया 4q प्लस 1, ये 3 होगा, 3 कॉमन ले लिए तो 1, और ये जो 1 है यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए प्लस 1। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर इक्वल 3, इसको मान लीजिए आप क्या k3, यहाँ से k2 हम मान चुके हैं, k3 मान लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 3k3 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स समझने वाली बात ये है कि आखिर हम ये जो k3 k2 k1 जो लिखे हैं ये है क्या। अब देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि जो m है हमारा कोई इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है, और यहाँ हमने मान लिया कि जो k है कोई हमारा पूर्णांक संख्या है। अब देखिए जब k कोई पूर्णांक संख्या होगा स्टूडेंट्स तो k1 k2 k3 पूर्णांक संख्या होगा। हमने इसको लेट किया है कि k1 या k2 या k3 क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। हम डायरेक्ट m भी ले सकते थे, क्वेश्चन से ही ले सकते थे कि जो हमारा m होगा वो किसके बराबर होगा, कोई पूर्णांक संख्या होगा। अब यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा k1 k2 और k3 स्टूडेंट्स पूर्णांक है, और आप जानते हैं कि जब ये पूर्णांक संख्या हम लेट किए हैं तो आप ये भी कह सकते हैं क्या कि हमारा जो m है वो भी पूर्णांक संख्या है। तो बताइए ये पूर्णांक संख्या है वो भी पूर्णांक संख्या है, दोनों इंटीजर नंबर है, अर्थात दोनों ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर। हम इन सब के जगह m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब m लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये किसका रूप ले सकता है, देखिए ये जो बन जाएगा m लिखने पर, m जब लिखेंगे तो पहला स्टेप आया था a स्क्वायर 3k1, अब k1 की जगह m रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 3m1, और उसके बाद जब k2 की जगह रखेंगे आप m तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। अर्थात कि हमारा जो प्रूव करना था स्टूडेंट्स, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या 3m या 3m प्लस 1 का रूप होगा। देखिए अगर यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप m रख रहे हैं m, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए हम k2 की जगह m रख दिए, अगर यहाँ से m रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 3m प्लस 1 मिलेगा, अर्थात 3m प्लस 1 मिल जाएगा। इसके जगह पर हमने m रख दिया, ये मिला। उसके देन यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इस k के जगह m रख दिए तो यहाँ क्या मिल सकता है, तो यहाँ कहेंगे 3m मिल जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था। ये 3m प्लस 1। अब अगर यहाँ भी देखिए कि अगर m रख देंगे, k3 की जगह m रख देंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको 3m प्लस 1, ये 3m प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1, ये 3m। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के नीचे कि अतः हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर अर्थात धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। आप एक चीज ये भी सोचते होंगे कि हम यहाँ जो k1 रखे थे डायरेक्ट हम m क्यों नहीं रख दिए थे। देखिए स्टूडेंट m इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि m हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, आप m रख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हम आपको k रख के बताए थे। और ये k1 k2 k3 इंटीजर नंबर था, m भी हमारा इंटीजर नंबर, दोनों इक्वल हुआ, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, m के 3m रखने पर 3m प्लस 1, वहाँ 3m प्लस 1, अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ओके, आई होप ये सभी आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और ये आप अच्छे से समझ कर नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5।
इसको करने के बाद नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम। जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए समझिए इसको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, अर्थात यूक्लिड डिवीजन लेमा था, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा था मेरे पास स्टूडेंट, उसका यूज करके दर्शाइए कि शो करिए किसी धनात्मक पूर्णांक अर्थात एनी इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है उसका जो क्यूब होगा, जो घन होगा, वहां पर देखिए क्या था, इससे जो पहले वाले क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए थे तो उसमें था स्टूडेंट्स स्क्वायर अर्थात वर्ग बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि जो उसका क्यूब होगा अर्थात जो घन होगा स्टूडेंट्स वो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अगर स्टूडेंट्स इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए आपको हम हिंट दे दे रहे हैं, आप खुद से करिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट में तो आप इस क्वेश्चन में लेट कर दीजिएगा, क्या लेट करिएगा कि माना a इक्वल कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसके बाद जो v की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, v की वैल्यू क्या होगी यहाँ से बताइए। जब v हम क्या मान सकते हैं तो आप कहेंगे कि जो हमारा v होगा वो क्या होगा, 9 होगा। भाई जब वहां से हम हर क्वेश्चन में आपको ये बताए हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा 3m 9m + 1 क्यूब है स्टूडेंट्स ना, एक मिनट धनात्मक क्यूब है, यहाँ से देखिए क्यूब है, 9 ना मानिए 3, इसको b को 3 ही मानिए, क्यों, क्योंकि अभी हम स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्यूब करेंगे फिर क्यूब करके जब हम कॉमन लेंगे तो ये 3 के रूप में ही होगा। आप यहाँ से 3 मान सकते हैं। अच्छा ये आप डिपेंड करेगा आपके कॉमन सेंस अर्थात आपके दिमाग पर डिपेंड करेगा कि ये आप क्या यहाँ से b निकाल सकते हैं। हमने कहा था वहां पर कि जो इस रूप में होता है वहां से b लीजिएगा, लेकिन वो तब होता है जब घन ना हो स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, जरा सोचिए कि 9 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ 3 मानते हैं तो मान लीजिए 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27 और 27 से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो 9 आ सकता है। ये आपको सोचना है कि हम क्या यहाँ से b लेट कर सकते हैं जो इसके रूप में आ सकता है। अब ऐसा नहीं कि हम कह दिए कि बेटा यहाँ पर जो होगा b की वैल्यू होगी तो आप हर क्वेश्चन में b मानते चलिए, ऐसा नहीं। आप यहाँ पर खुद सोच सकते हैं कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स b की वैल्यू 9 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू अगर 9 लेंगे तो 9 का जब क्यूब करेंगे ना तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। अब जरा सोचिए कि यहाँ से अगर हम 3 का लेट किए, 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 27 क्या करेंगे उसमें से 3 कॉमन लेकर के हम 9 बना सकते हैं। ये चीज आपको सोचनी है, ओके।
तो देखिए यहाँ से b बराबर 3, r बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि r जो होता है 0 0 के बराबर और b से छोटा तो 3 से छोटा होगा, यानी आप लिख सकते हैं कि 0 1 और 2, ये हमारा क्या हुआ, r की वैल्यू हुआ। जब r की वैल्यू ये है, a की वैल्यू आप मान चुके हैं कि a बराबर धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a तो a रहने दीजिए, b 3 है, तो आप यहाँ से फर्स्ट में r बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद देन स्टूडेंट्स r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा सेम प्रोसेस है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पर बस हम जो बोथ साइड स्क्वायर किए थे, यानी दोनों तरफ जो हम जहाँ वर्ग किए थे वहां पर आपको दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ घन करना है, अर्थात क्यूब करना है। ध्यान दीजिएगा सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन जहां पर पिछले क्वेश्चन में हम स्टूडेंट्स स्क्वायर किए थे दोनों साइड, यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखिए बोल रहा है घन, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि क्यूब करेंगे, अर्थात दोनों साइड हम घन करेंगे। सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, बस स्क्वायर के जगह स्टूडेंट्स क्यूब कर दिया, अर्थात वर्ग के जगह घन कर दिया। कोशिश करिएगा, ये अगर बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन था, तो आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगर नहीं होगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर आपको कंफ्यूज होगा इस क्वेश्चन में या प्रॉब्लम कहीं भी होगी या इस क्वेश्चन में कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, डाउट में होंगे आप, तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर भेज दीजिएगा, हम पूरा नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व कर देंगे, समझा देंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। ओके, तब उसके पहले आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आप जहाँ ध्यान दीजिएगा पिछले क्वेश्चन में जहाँ हम स्क्वायर किए थे वहाँ घन कर देंगे, पुनः हम उस तरीके से 3 कॉमन लेकर के जैसे सेम प्रोसेस था उसी की तरह हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और हमारा ये था फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेकेंड पार्ट देखेंगे जो 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।